हेलो एवरीवन, दिस इज सीए प्राजक्ता मुंडे। होप आप सब लोगों की प्रिपरेशंस बहुत अच्छे से चल रही हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस। In the last part, we had covered the objective questions of the RTP that is released for the CA Inter January 25 attempt. In this part, I am going to cover the subjective questions. Now, obviously, the subjective questions have full detailed solutions institute ने खुद ही provide करके दिया है. So I will be solving them, of course, but rather than focusing only on the concepts, I will be more focusing on how to attempt that in examination. क्योंकि आप लोगों के पास सॉल्यूशन तो है, इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मैं सॉल्व करवाने के साथ साथ क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, कैसे सॉल्व करना है, कहाँ वर्किंग नोट्स देना जरूरी है, कहाँ पर प्रोविजंस कैसे लिखना है, कैसे मेंशन करना है, इनके ऊपर ज्यादा फोकस्ड रहेगा, सो दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि ठीक है, सॉल्यूशन हमारे पास है, हमको पता है आंसर क्या आने वाला है, कैसे निकालने वाले हैं, बट उसके पीछे का रीजनिंग and how to attempt it in the examinations, that you are able to do it. So let us start. So the first question, that is the subjective question, is question number 6. क्या बोला है? मिस्टर अक्षय, एज्ड 59 ईयर्स। जैसे मैंने हर बार आपको बोलती हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है शांति से. सो लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस नुआंसेस, द वेरियस minute details that are to be kept in mind. Traveled frequently out of India for his business trip as well as his outings. He left India from Delhi airport on 20th of April. Left India. ठीक है, नॉर्मली हम लोगों को डेज जो दिए रहते हैं वो स्टे के लिए दिए रहते हैं, तो सबसे पहली मिस्टेक तो यहाँ पर ये हो जाती है कि इंडिया के अंदर और इंडिया के बाहर के डेज गड़बड़ हो जाते हैं, उल्टा हो जाता है. सो लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी. क्या लिखा है? लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट एंड रिटर्न ऑन 15 अक्टूबर. मतलब 20 अप्रैल को गया, 15 अक्टूबर को वापस आया. बाकी डेज ही वॉज देयर इन द ही वॉज देयर इन इंडिया. ठीक है, तो बाकी डेज वो इंडिया में ही रहा है. He left India. Now, he has been in India for less than 700 days during the 7 years immediately preceding the previous year. So, ये हम लोगों को एडिशनल कंडीशन के लिए दिया, हम समझ गए ऑर्डिनरी है कि नॉट ऑर्डिनरी है, उसके लिए दिया है. सो नाउ कहीं ना कहीं ऐसे हिंट तो आई जाती है कि ये दिया है मतलब ऑर्डिनरी तक पहुंच रहे हो, ऑर्डिनरी तक पहुंच रहे हो मतलब रेसिडेंट तो होगा, बट फिर भी हमें प्रॉपरली सॉल्व करना है. डिटरमाइन इज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड टोटल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन दी है. पहले रेसिडेंशियल स्टेटस पे बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले तो आपको नंबर ऑफ डेज कैसे कैलकुलेट करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. यहाँ पर आपका 20 अप्रैल को आप दिल्ली में थे और 15 को वापस आ गए. ठीक है, तो अप्रैल के हम कितने डेज पकड़ेंगे, नीचे सॉल्यूशन भी दिया ही हुआ है. सो अगेन आई विल फोकस मोर ऑन हाउ टू प्रेजेंट एंड ऑल दोस एडिशनल पॉइंट्स एज वेल. सो सबसे पहले तो अप्रैल के हम लोगों को डेज स्टार्ट करना है. नाउ यू कैन डू इट अदर वे अराउंड एज वेल, कि इतने दिन जो है वो इंडिया से बाहर था, तो 366 में से इतने माइनस कर दो, ये भी एक तरीका हो सकता है. या फिर इनको छोड़ करके बाकी के मंथ्स को काउंट कर लो. तो 20 अप्रैल को गया तो अप्रैल के 20 काउंट हुए, एंड देन 15 अक्टूबर को वापस आया है, तो अक्टूबर के आप कितने डेज काउंट करोगे? अक्टूबर के आप 17 डेज काउंट करोगे. सो अप्रैल, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, February, March. That gives you 189 days. Now February is a leap year, ध्यान रखना है. 23-24 में कहाँ कहाँ पर ये पॉइंट याद आता है? तो रेसिडेंशियल स्टेटस में जहां जहां नंबर ऑफ डेज की कंडीशंस हैं, सो हमारा जो ये प्रोविजंस होते हैं रिलेटिंग टू एडिशनल डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस देन मोर देन 180 डेज, जहां पर भी नंबर ऑफ डेज की चीजें हैं वहां पर ध्यान रखना है कि 29 आएगा, है ना. दैट इज अ लीप ईयर. तो अब ये भी एक तरीका हुआ. दूसरा तरीका क्या हो सकता है? इंडिया के बाहर की डेज काउंट करके 366 में से आप क्या कर लोगे? उसको माइनस कर लोगे. नाउ वंस यू हैव रीच्ड दिस, आपका 189 डेज हो रहा है. सो दैट मीन्स फर्स्ट बेसिक कंडीशन फुलफिल्ड, 182 डेज से ज्यादा का स्टे है, तो आपका जो रेसिडेंट जो असेसी है वो रेसिडेंट तो हो गया. अब ऑर्डिनरी के लिए उन्होंने खुद ही दे दिया है, लेस देन 700 डेज है. सो हमारा जो एडिशनल कंडीशन होती है सेकंड वाली, दैट ही हैज बीन इन इंडिया फॉर एटलीस्ट 730 डेज इन द पास्ट प्रीसीडिंग 7 years, वो वाली कंडीशन यहाँ पर फुलफिल नहीं हो रही है. एक रेसिडेंशियल स्टेटस का मेरा डिटेल्ड अलग से रिवीजन वीडियो है. इफ यू वांट यू कैन गो थ्रू इट फॉर हैविंग अ रिवीजन. उसमें सारे कंडीशंस को मैंने प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया है. सो यू कैन वंस आल्सो
go through it and I'll share the link along with this video. So basically वो resident है, but he's not an ordinary resident because he's not satisfying the additional conditions. Now when you are solving the question, first you have to give the provision. क्वेश्चन में आपको क्लियरली बोला है कंप्यूट हिज रेसिडेंशियल स्टेटस एंड देन कैलकुलेट हिज टोटल इनकम. रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपकी बेसिक कंडीशन क्या है? सो हैज बीन इन इंडिया 182 डेज और मोर, 63 65 डेज. ये पूरा पहले तो प्रोविजन आना चाहिए कि देखो अगर किसी व्यक्ति का रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है तो या तो उसने 182 डेज फुलफिल करे हो या उसने 63 65 डेज फुलफिल करे हो तो ही वो रेसिडेंट होगा. एंड देन लिंक इट टू द फैक्ट्स ऑफ द गिवन केस. सो क्या दिया है हमको, फिर आप आगे आओगे. इन द गिवन केस, या मिस्टर अक्षय has satisfied the first basic condition as he has been in India for a period of 182 days or more. So इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, लिंक कि सेक्शन में ऐसा ऐसा दिया है. हमारे केस में बहुत सारे केसेस में हम लोगों ने देखे हैं आंसर शीट्स में स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि डायरेक्टली सॉल्व कर दिया. मिस्टर अक्षय हैज बीन इन इंडिया फॉर मोर देन 182 डेज, देयरफॉर ही इज अ रेसिडेंट इन इंडिया. ऑर्डिनरी को सॉल्व नहीं किया, क्यों नहीं? इस तरीके से हम आंसर लिखेंगे तो हमें पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. सो राइट वेरी प्रॉपरली सिस्टमैटिकली. पहले कंडीशन बताओ कि भाई ऐसा होता है, ठीक है. अब हमारे जो अक्षय साहब है, क्या वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं? हाँ, वो ये कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं, इसीलिए वो इंडिया में रेसिडेंट है. अब रेसिडेंट हो गया, बात यहां तक आके रुकती नहीं है. क्या चेक करना है? ऑर्डिनरी. तो ऑर्डिनरी की भी दोनों कंडीशंस बताओ. मैंने अभी आपको सिर्फ 700 बताया, हम कंक्लूजन पे आ गए. आंसर इस तरीके से हम नहीं लिखेंगे, दोनों कंडीशंस बताएंगे. ही हैज बीन नॉन रेसिडेंट इन एनी 9 आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर, या फिर ही हैज बीन इन रेसिडेंट इन इंडिया आउट ऑफ 2 आउट ऑफ एनी 10 प्रीवियस ईयर्स, है ना. दोनों तरीके से लिखा जा सकता है. और ही हैज during the 7 years immediately preceding the relevant previous years, immediately preceding the relevant पिछले 7 साल for a period of 729 days or less, या फिर 730 दिन से ज्यादा नहीं रहा है. तो 729 डेज और लेस अगर रहा है इंडिया में, तो वो क्वेश्चन में क्लियरली बोला है कि वो 700 दिन रहा है, तो ही बिकम्स अ रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. क्लियर? सो प्रोविजंस को प्रॉपरली माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देके वैसे ही लिखना है कि क्या प्रोविजन अप्लीकेबल हो रहा है. मूविंग ऑन, आगे चलते हैं. क्या बोला गया है यहाँ पर? तो यहाँ पर उन्होंने अपने को इंफॉर्मेशन दी है इनकम की. रेसिडेंट एंड नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गया है वो लेस देन 729 और लेस डेज है, या फिर आप उसको ऐसा भी बोल सकते हो 730 और मोर डेज इन द प्रीवियस 7 ईयर्स अगर रहा है इंडिया में, है ना. तो किस तरीके से लिख रहे हो वो ध्यान रखना है. ये फुलफिल होगा तो ऑर्डिनरी होगा, ऐसा भी बोला जा सकता है, और ये फुलफिल होगा तो नॉट ऑर्डिनरी होगा, ये भी बोला जा सकता है. सो कीप पे अटेंशन हाउ यू आर राइटिंग द कंडीशन, उल्टा नहीं लिखना है. लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है उसको सेल ऑफ लिस्टेड शेयर्स, 1,12,000 sales proceeds were credited to his bank in UK, but he has the shares were of Indian company, so it is deemed to accrue arise in India. Being a resident and not ordinary resident, उसकी कौन सी इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगी? accrued or deemed to be accrued and received or deemed to be received. So ये भी प्रोविजन आंसर में आना चाहिए that a person who is a resident and not ordinary resident, उसकी ये सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल होती है. इसीलिए मिस्टर अक्षय की ये सारी इनकम्स इंडिया में टैक्सेबल है, बिकॉज ये कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे मेंशन्ड है कि ये टैक्सेबल होगा कि नहीं. दैट प्रोविजन शुड ऑल्सो कम इन योर आंसर, ठीक है. डिविडेंड अमाउंटिंग टू 40,000 विच इज अ ग्रॉस, मतलब नेट ऑफ टीडीएस नहीं दिया है. एंड इंडियन कंपनी, he had borrowed money from Mr. Abhay, a non-resident Indian, for the above mentioned investment on 2nd April. Interest on borrowed money amounted to 10,000. तो अब क्या बोला है उन्होंने कि ये डिविडेंड रिसीव हुआ है, अगेन इंडियन कंपनी से है, तो इसके ऊपर भी आपको इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा. पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, अगेन तो तीनों ही इंडिया में टैक्सेबल इनकम्स हैं. मिस्टर अक्षय शिफ्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट रेजिम एंड वांट्स टू पे टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस. तो नॉर्मल प्रोविजंस में आपकी जो भी डिडक्शंस हैं, एटीसी एटीडी वगैरह, अगर कुछ अप्लीकेबल है तो वो सब यहाँ पर आपको मिलेगा. लेट अस स्टार्ट विद द कंप्यूटेशन. तो शुरुआत करते हैं. सबसे पहले क्या दिया हुआ है अपने को यहाँ पर? हाँ, नाउ ही हैज फुलफिल कंडीशंस वगैरह हमने देख लिए. नाउ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A लगेगा, लिस्टेड शेयर्स हैं.
मोर देन 1 लाख है तो टैक्सेबल होगा, बट अभी के लिए हमको क्वेश्चन में सिर्फ इनकम पूछी है, तो हम इनकम में इसको जीटीआई में ऐड करके लिख देंगे 1,12,000। जब टैक्स कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हम सिर्फ 12,000 पे टैक्स लगाएंगे, है ना, पूरे पे टैक्स नहीं लगाएंगे। आउट अदर सोर्सेज में डिविडेंड इनकम है। डिविडेंड इनकम अगर आप लोगों को याद होगा, आपको एक डिडक्शन मिलता है, इंटरेस्ट इन एक्सपेंडिचर का ही डिडक्शन मिलता है, विच इज मैक्सिमम अप टू 20% ऑफ द इनकम, सो वो हमने माइनस कर दिया। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक डिडक्शन अलाउड होता है 3,500 इन केस ऑफ सिंगल होल्डर, या फिर जॉइंट होल्डर में 7,000, वो डिडक्शन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्लस बिकॉज दिस इज सेविंग बैंक इंटरेस्ट, पीटीए का डिडक्शन हम क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज वी आर नॉट ऑप्टिंग फॉर द बीएसी, है ना, हम ऑप्ट आउट कर रहे हैं। सो जीटीआई आ गई, मैंने एटीटीटीए माइनस कर दिया, मेरी आ गई ग्रॉस नेट टोटल इनकम। टैक्स कैलकुलेट करने को नहीं बोला है। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे केसेस में हम लोग वी एंड अप कैलकुलेटिंग टैक्स जबकि हमको बोला ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है उससे मार्क्स में कोई फर्क नहीं पड़े, वो लोग काट देंगे मे बी की नॉट रिक्वायर्ड, बट हमने हमारा टाइम अननेसेसरीली वेस्ट कर दिया, है ना, जो टाइम हम आगे के क्वेश्चन में दे सकते थे। तो रीड प्रॉपरली व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन एंड शांति से उतना ही सॉल्व करना है। अननेसेसरी एक्स्ट्रा सॉल्व करके क्या मिलेगा, कोई एक्स्ट्रा मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, उल्टा और वहां पर कहीं गलती हो गई तो यू नेवर नो, यू मे लूज आउट सम मार्क्स। सो बेटर शांति से पढ़ो टैक्स कैलकुलेशन। एंड उल्टा भी होता है, क्वेश्चन में लिखा होता है टैक्स कैलकुलेट करना है, हम इनकम कैलकुलेट करके आगे का छोड़ देते हैं। सो क्वेश्चन शांति से, काम पेशेंटली रीड करना, एंड देन शांति से सारे प्रोविजंस को इंटरलिंक करके यू हैव टू गिव द आंसर्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन, इनकम हमने निकाल ली इसकी। नीचे पूरा सोल्यूशन आपके पास है रेफरेंस के लिए, सो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट। वेर एवर एडिशनल कैलकुलेशन इज रिक्वायर्ड यू हैव टू गिव रीजंस, ये क्यों माइनस कर रहे हैं लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एग्जेम्पशन हम लोगों ने ली है वो लिखना पड़ेगा, एटीटीटीए का डिडक्शन, एंड ये एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन आप दे रहे हो सॉल्व करते समय, दैट हैज टू कम आउट, दैट ये क्यों लिया है, देयर हैज टू बी अ रीजन टू दैट। ठीक है, चलिए, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। Question number 7. Now, Mr. Rohan, this is a very good question. वेरी गुड क्वेश्चन, और ये ऐसा क्वेश्चन इस बार आने के पूरे पूरे चांसेस है, बिकॉज आरएफए कंप्यूटेशन में अमेंडमेंट है। यू कैन रेफर टू द स्टैट्यूटरी अपडेट वीडियो दैट आई हैव रिलीज्ड, उसका भी इसमें इनकॉर्पोरेशन है, बाकी भी बहुत सारे एडिशनल अलाउंसेस वगैरह हैं, बट इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। सो सॉल्व करते हैं, चलिए। मिस्टर रोहन एंड एम्प्लॉइज पोस्टेड इन मुंबई, मुंबई क्यों दिया है ध्यान रखना है। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1 ऑन द स्केल ऑफ 60,000, 2,000, 80,000। क्या मतलब होता है इसका, ये पे स्केल दिया है आपको, पे स्केल दिया है मतलब 60,000 से स्टार्ट होगा और 2-2 हजार बढ़ते बढ़ते कहां तक पहुंचेगा, 80,000 तक आपकी सैलरी जो है वो पहुंचेगी। तो वो पे स्केल दिया हुआ है ना। ये पे स्केल इसने ज्वाइन किया है 23 को। हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं 23, 24, मतलब हमको सैलरी कब की चाहिए, अप्रैल 23 से मार्च 24, क्योंकि इसने 1 मार्च को 23 को ज्वाइन किया, इसकी सैलरी रिवाइज हो जाएगी 1 मार्च 2024 को। तो फॉर द पर्पसेस ऑफ सैलरी आपकी 11 महीने की सैलरी विल बी 60,000 एंड 12th मंथ की सैलरी विल बी 62,000। ठीक है, ये अगेन माइन्यूट डिटेल्स पे ध्यान देना है। 1 मार्च लिखा है, 31 मार्च को ज्वाइन किया होता तो लोड नहीं होता, सिंपल होता 60,000 इंटू 12, बट यहाँ पर हम लोगों का 1 महीने में उसका इंक्रीमेंट हुआ है ना। 40% ऑफ द बेसिक सैलरी इज डियरनेस अलावेंस विच आउट ऑफ विच 60% फॉर्म्स पार्ट ऑफ द पे। तो हमारे जो पीएफ वगैरह का हम कैलकुलेशन करेंगे उसके लिए 60% कंसिडर करना है। टेलीफोन अलावेंस मिल रहा है, ठीक है जी। बोथ मिस्टर रोहन एंड द कंपनी कंट्रीब्यूट 15% ऑफ द बेसिक सैलरी टू आरपीएफ। Interest received is 12% amounting to 2,500, 8,800। तो आरपीएफ का प्रोविजन क्या बोलता है, 12% अलाउड है। 12% सैलरी की डेफिनेशन आपको आरपीएफ में दी हुई है, वो मैं कैलकुलेशन के टाइम बताती हूँ आपको। एक बार पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। इंटरेस्ट में 9.5%, 9.5% से ऊपर मतलब आपका जो 2.5% का इंटरेस्ट है वो टैक्सेबल हो जाएगा। कंपनी हैज प्रोवाइडेड विथ हिम द रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन ओन्ड बाय द कंपनी। आरएफए में अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, साल के बीच में अमेंडमेंट है। सो ऐसे क्वेश्चन हमेशा हमारे एग्जाम के फेवरेट क्वेश्चन होते हैं, जहां आधे पीरियड में अलग कैलकुलेशन होगा, आधे पीरियड में अलग कैलकुलेशन होगा। सो बहुत ध्यान रखना है, पूरे साल भर का सेम आरएफए नहीं निकलेगा। मूविंग ऑन,
सैलरी ऑफ 2500 पर मंथ इज रीइंबर्स्ड बाय द कंपनी, डोमेस्टिक सर्वेंट की सैलरी कंपनी रीइंबर्स कर रही है. रोहन हैज यूज्ड हिज ओन मोटर कार, engine capacity 1.8 liter for both official and personal purposes, running and maintenance costs is borne by the company. तो अगेन हमारा per visit valuation, मोटर कार per visit valuation वाला केस आ जाएगा. सैलरी पे भी आई हैव ओके, आई विल कम टू दैट लेटर. प्रोफेशनल टैक्स पेड 2500 on of which 1500 was paid by the employer. ठीक है. तो ड्यूरिंग द ईयर 2023, पिछले साल, मिस्टर रोहन गिफ्टेड अ सम ऑफ 6 lakhs टू मिसेस रोहन. वाइफ को उन्होंने गिफ्ट किया. उसमें से उन्होंने ये शुरू किया, बिजनेस शुरू किया. आई होप आप लोगों को सबको ध्यान आने लगा होगा कि हम किधर जा रहे हैं. क्लबिंग प्रोविजन से रिलेटेड पॉइंट है. उसने कैपिटल इन्वेस्ट करी. 1 अप्रैल को उसका टोटल कैपिटल था 10 लाख, जिसमें से 6 लाख इनके थे. तो 60% प्रॉफिट या लॉस इनके टैक्सेबिलिटी में आ जाएगा. शी हैज सफर्ड अ लॉस ऑफ 1,20,000. तो अब ये लॉस अकेली मैडम का नहीं है, मैडम के साथ साथ सर का भी हिस्सा लॉस में माना जाएगा. डिटरमाइन द जीटीआई फॉर AY 24-25. ठीक है, कर लेते हैं, शुरुआत करते हैं. अभी अगेन डिटरमाइन द ग्रॉस टोटल इनकम. इस पूरे क्वेश्चन के बाद अगर लिखा होता डिटरमाइन द इनकम अंडर द हेड सैलरी, तो हम सिर्फ सैलरी इनकम निकाल के छोड़ देते. हम उसके बाद उसमें जीटीआई निकालने की मेहनत नहीं करेंगे. सो ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें होती है जो हम लोग मिस आउट कर जाते हैं कभी कभी, है ना. सो ये ध्यान रखना है. चलिए आगे चलते हैं. नाउ शुरुआत करें, सैलरी से शुरू करते हैं सबसे पहले. तो सो इनकम अंडर द हेड सैलरी में आपके अलाउंसेस, डिसअलाउंसेस, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स वगैरह पूरा दिया हुआ है. बेसिक मैंने बताया आपको 60,000 फर्स्ट 11 मंथ्स में आएगा, बाकी 62,000 आएगा. डीए टैक्सेबल पूरा 40% है. तो 7,22,000 का 40% विल बी टैक्सेबल. बट यहाँ पर जो आगे आप कंप्यूटेशंस करोगे आरपीएफ वगैरह का, उसमें सिर्फ 60% कंसिडर करना है. टेलीफोन अलाउंस फुल्ली टैक्सेबल है, राइट. सो टेलीफोन अलाउंस हमने टैक्सेबल कर दिया. नाउ इसमें आपको आई वुड सजेस्ट गिव अ वन, भले ही बहुत डिटेल में नहीं, आई अंडरस्टैंड टाइम का शॉर्टेज होता है, हम पूरी पूरी कथा नहीं लिख सकते एग्जाम में, बट एक सिंगल पॉइंट में कहीं ना कहीं आ जाए. जैसे ये आपने 60 into 11 और 62 क्यों किया, ये लिखा होना चाहिए आपके आंसर में. एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस, his salary will be revised as on 1st of March 24. Therefore, from 1st April to this, it will be 60,000 per month, and for the month of March, it will be 62,000. Simple. बहुत ज्यादा नहीं के डिटेल में टाइम नहीं है हमें. हम समझते हैं हर चीज डिटेल में नहीं दी जा सकती. अगेन क्या डिटेल में देना है क्या नहीं, ये भी एक चीज होती है इंपॉर्टेंट ध्यान रखने की. बट हर जो क्वेश्चन में आपके फिगर है, ट्राई टू गिव एटलीस्ट अ रीजन व्हाई यू हैव गिवन. अगर मैं यहाँ पर ये कुछ भी नहीं लिखूं, सिर्फ 722 लिख दूं, I don't have a reason to that, right? So I need to give that reason. या तो यहीं पे लिख दें या अलग से नोट दें, that is your choice. छोटा छोटा है यहीं बता दो, पूरा थोड़ा डिटेल में है नीचे बता दो, that is your choice. But you need to give a reason. Now DA हो गया आपका 40% of the basic salary. Telephone allowance will be fully taxable, therefore आपने ऐड कर दिया. Contribution to PF का कैलकुलेशन I would suggest थोड़ा प्रॉपरली दिखाना चाहिए, बिकॉज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ के लिए आपको सैलरी कैलकुलेट करना पड़ती है, उसका 12% निकालते हो और फिर उसको कंपेयर करते हो क्वेश्चन से. क्वेश्चन में दिया है 15% और वट एवर परसेंट ऑफ बेसिक, जबकि हमारा जो आरपीएफ का कैलकुलेशन है वो बेसिक प्लस डीए पर होगा. ठीक है. सो जब आप कैलकुलेशन करोगे, इट इज बेटर इफ यू शो लाइक दिस. सी, सो उसने क्या दिया है 15% ऑफ बेसिक, तो 15% ऑफ बेसिक हुआ, राइट. और हमारे एग्जेम्पशन क्या होता है 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए. तो डीए कितना है हमारा, डीए क्वेश्चन में गिवन है 40% का 60% विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स. उस तरीके से हमने ऐड करके 12% का लिमिट निकाला कि इतना एग्जेम्प्ट रहेगा, सो बैलेंस विल बिकम टैक्सेबल. ये डिटेल आना जरूरी है, either as a part of working note or as a part of internal calculation, but it should be there. आगे एग्जाम तो मैंने बताया ही आपको 12%, तो 2.5%, तो 25,800 डिवाइडेड बाय, ये आपका 12% के बराबर, हाँ 12% के बराबर है. इसका मैं 2.5% लगा देती हूँ सीधे सीधे. 537 यूनिटरी मेथड से आपका क्या हो गया, टैक्सेबल आ गया, राइट. सो ये कैलकुलेशन हमने यहाँ पर बता दिया, ये हमने यहाँ पर शो कर दिया. आगे चलते हैं. नाउ मूविंग ऑन to the next part, which is the most important part of this question, rent free accommodation. Rent free accommodation में आपका पूरा इधर मैंने कैलकुलेशन भी शो किया है फॉर योर. ये सितंबर 23 में वो अमेंडमेंट आई है, विच इज इफेक्टिव फ्रॉम सितंबर. सो जब तक आपकी सैलरी सितंबर मतलब 1st of September, सो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, शुरू के 5 महीने आपके पुराने प्रोविजंस अप्लाई होंगे, विच वाज
15%. अगर ये सिटी मुंबई है, so which is the highest cap में जाएगा, that was 15, that has been reduced to 10% in this amended provisions. ठीक है, तो शुरू के 5 महीने की सैलरी. Now what is salary for rent free accommodation? Salary means आपका basic DA, again forming part of the retirement benefits, एंड यहाँ पर आपके अलावेंसेस भी आएंगे, अदर देन एग्जेम्प्ट अलावेंसेस. आपके जो मॉनेटरी अलावेंसेस हैं, तो आपको एक टेलीफोन अलावेंस मिला है, क्वेश्चन में गिवन है, विच इज फुल्ली टैक्सेबल, वो भी यहाँ पर ऐड होगा इन द डेफिनेशन ऑफ सैलरी. सो सैलरी में क्या क्या ऐड हुआ है, दैट शुड कम आउट क्लियरली, डोंट गिव फिगर्स डायरेक्टली. ठीक है, वर्किंग दो, डिटेल दो. देन आपने उसका 15% निकाला. देन सितंबर से मार्च में सैलरी भी चेंज हो गई. मार्च में आपकी सैलरी चेंज हो गई. जैसी सैलरी चेंज हुई, डीए भी चेंज हो जाएगा. सो अकॉर्डिंगली यू विल हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट. नाउ यहाँ पर आपने अमाउंट कैलकुलेट किया, उसका हमने 10% लगाया, बिकॉज यहाँ पर अमेंडमेंट आ चुकी है. दोनों को ऐड करके मैंने कैलकुलेट किया. रेंट फ्री अकोमोडेशन इज ऑफ 1,08,853. नाउ आगे सैलरी दिया है सर्वेंट का 2500 रीइंबर्स किया है, दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल. जो आपकी मोटर कार परक्विजिट है, उसका अगेन यहाँ पर ओन व्हीकल है तो एक अलग प्रोविजन होता है. जो एम्प्लॉयर ओन्ड व्हीकल का अमाउंट है, दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड फ्रॉम द अमाउंट बोर्न बाय द कंपनी. तो हमारा एम्प्लॉय वाला अमाउंट इज 2400 पर मंथ. उसको 12 से मल्टीप्लाई करके, मतलब साल भर का अमाउंट निकाल के हम 50,000 में से माइनस करेंगे. करेक्ट. सो दैट इज व्हाट यू विल बी कैलकुलेटिंग टैक्सेबल. नाउ पीटी पेड टोटल 2500 हुआ है, जिसमें से 1500 वाज पेड बाय द एम्प्लॉयर. नाउ अमाउंट ऑफ पीटी विच इज पेड बाय द एम्प्लॉयर will be considered as a perquisite in my hands, because वो एम्प्लॉयर ने मेरी लाइबिलिटी पे करी. तो 1500 रुपए जो है वो मेरी सैलरी में पहले जुड़ेगा और नीचे 2500 माइनस होगा. करेक्ट. सो 1500 हैज टू बी एडेड बैक टू माय सैलरी. ये मेरी ग्रॉस सैलरी आ गई. अब सो यहाँ पर ग्रॉस सैलरी आ गई हमारी 1,184594, माइनस कर देंगे स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का एंड प्रोफेशनल टैक्स 2500 का. दैट मीन्स हमारी नेट टैक्सेबल सैलरी आ गई 113094. ठीक है. पीजीबीपी में लॉस है वो क्लबिंग वाला, तो 60% हमारा लॉस आ जाएगा. लॉस कैन नॉट बी एडजस्टेड फ्रॉम सैलरी. ये नोट भी आपके आंसर में आना चाहिए. सो इस तरीके से यू हैव टू गिव अ वेरी प्रॉपर एंड कंप्लीट सॉल्यूशन टू द आंसर्स विच एवर यू आर अटेम्प्टिंग इन द एग्जामिनेशन. देखो यहाँ पर आप देखोगे तो प्रॉपरली हर चीज का उन्होंने रीजनिंग दिया हुआ है. सितंबर से इतना, सितंबर से यहाँ पे इतना, देन उन्होंने यहाँ पर कितना निकाला उसका पूरा डिटेल दिया. 6 lakhs बिकॉज एज ऑन 1st of April. कब कब का देखा जाता है कैपिटल कंट्रीब्यूशन? साल की शुरुआत का. तो साल के बीच में अगर इसने और कैपिटल दी होगी तो आप नहीं देखोगे, साल की शुरुआत का कैपिटल देखोगे. सो दैट इज टू बी कंसिडर्ड. देन ये जो 72,000 कैन नॉट बी सेट ऑफ, वो चीज उन्होंने क्लियरली यहाँ पर लिखी एंड देन क्वेश्चन क्लोज किया. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन. in this part I'm covering the subjective part. So as I told you, I'll be focusing more on how to solve the questions. So okay, so now in this part I have covered these 2 questions. The coming questions I'll be releasing in the next part. Okay, so meanwhile आप इतना solve करके रखिए, and if you have any doubts feel free to discuss.